हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने इन्वायरमेंट की सीरीज़ में पहले इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाले जो चैप्टर हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, आई होप सो। और वहाँ से आपको बहुत सारी डेफिनेशंस की नॉलेज हो जाएगी, जैसे स्पीसीज़ क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है जो कि इसमें बार बार यूज़ होंगी और आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो एक बिगनर की अप्रोच क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो बेसिक्स तरीके से, बेसिक मतलब बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या हैं, उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है, इंडिया में कितनी टाइप की स्पीसीज हैं, क्या कुछ है, वो सारा हम बेसिक्स में पढ़ते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और कंजर्व करना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आगे आने वाले लेक्चर में सारे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा कंटेंट क्या क्या है, आज हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस। नेक्स्ट है कंजर्वेशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर कितनी है, मैका बायोडाइवर्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एंडेमिज्म क्या होता है, कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, और थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, और कुछ हमारी बेसिक जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस हम करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम इसमें ही ऐड करेंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं हम, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दे। फर्स्ट है बायो, सेकंड है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। डाइवर्सिटी मतलब डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग चीजें जब प्रेजेंट होती है, कौन सी है वो, लिविंग चीज। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में किस किस की डाइवर्सिटी हो सकती है, वो एक स्पीसीज की हो सकती है। ठीक है, और स्पीसीज के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी होगी, उसको भी हम बायोडाइवर्स बोलेंगे। एक इकोसिस्टम होगा, उसको भी हम बायोडाइवर्स बोलेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम आपका स्मॉल से स्मॉल हो सकता है, लार्ज से लार्ज हो सकता है। ठीक है, आपका एक एक्वेरियम होता है, उसमें स्मॉल बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है, और आपकी होल अर्थ को भी हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग भी इसी के अंदर इंक्लूड है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एरिया हो, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड एरिया, या एक्वेटिक एरिया हो, ठीक है, जितना भी एरिया है आपका, उसके अंदर जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस में आएंगे, डाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है कि एक जंगल है, ठीक है, उसमें 10 टाइगर्स हैं और 100 क्या हैं, डियर हैं। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड क्या है कि दूसरा जंगल है, उसमें 20 टाइगर है और 20 ही क्या है, डियर। और जो तीसरा जंगल है उसके अंदर क्या है, 10 लॉयंस है, 10 टाइगर है, 100 डियर्स है, 100 वाइल्ड बफेलोज हैं। तो हम इन तीनों में से मोर डाइवर्स किसको कहेंगे, सोचो थोड़ा कि आप इस मोर डाइवर्स किसको कहेंगे। एक बार वीडियो पॉज करो और हमने जो लास्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इसमें से मोर डाइवर्स कौन सा है। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा कौन सा है, तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, क्योंकि जो जंगल सी है उसमें डाइवर्स क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं इसमें ज़्यादा हैं, जैसे लॉयंस भी हैं, टाइगर्स भी हैं, डियर्स भी हैं और वाइल्ड बफेलोज भी हैं। तो इसमें क्या है, आपके नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा हैं, इसलिए जो जंगल सी है वो क्या होगा, मोर डाइवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है इनमें से ट्रू कौन सी है। तो फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज हाई इन आइसोलेटेड आइसलैंड। आइसोलेटेड आइसलैंड का मतलब क्या होता है, वो आइसलैंड जो किसी से कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, वो आइसलैंड, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर सेपरेट होगा कोई भी आइसलैंड तो क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज वहाँ पे ज़्यादा होंगी।
मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पे कुछ एंडेमिक स्पीसीज ही होंगी जो वहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, एंडेमिक होती क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आइसोलेटेड आइसलैंड के अंदर हाई बायोडाइवर्सिटी होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, नहीं होती है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज लो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जब फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट का मतलब लैंड एरिया है, उसके ऊपर प्लांट्स है, तो उस वहाँ पे प्लांट स्पीसीज भी बहुत सारी होंगी, और उसके अंदर बहुत सारे एनिमल स्पीसीज होंगी, रेप्टाइल्स की भी स्पीसीज होंगी, और किस किस की होंगी, और आपकी इंसेक्ट की स्पीसीज होंगी, ठीक है। तो अगर आपका फॉरेस्ट है तो वहाँ पे लो होने के चांसेस नहीं है, तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे गलत हो जाती है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लो होगी। और कोरल रीफ को तो मोर डाइवर्स माना जाता है, क्योंकि कोरल रीफ क्या करती है, डाइवर्सिटी सिस्टम को क्या करती है, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो हमारा ये सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन यूरोप कंपेयर टू द साउथ एशिया। अब साउथ एशिया का मतलब क्या है, साउथ एशिया का मतलब है पोलर रीजन में चले गए हम, ठीक है। और यूरोप का मतलब क्या है, पोलर रीजन से थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि साउथ एशिया वाला जो रीजन है वो बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट की तरह एक्ट करेगा, और वहाँ पे डाइवर्सिटी होने के चांसेस क्या हैं, कम है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम हायर किस पे, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो साउथ एशिया वाला जो रीजन है वो यूरोप के हायर एल्टीट्यूड पे पड़ता है, इसलिए यूरोप के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के सी सेट का 2011 का क्वेश्चन है। तो इसमें से हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि बायोडाइवर्सिटी है लोअर लैटिट्यूड पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे क्या होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये हमने पहले भी बताया कि जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि लोअर लैटिट्यूड पे तो क्या है, ज़्यादा है, और हायर लैटिट्यूड पे क्या है, कम है। तो हमारा ये पॉइंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे माउंटेन ग्रेडियंट की बात की है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि लोअर एल्टीट्यूड है वहाँ पे ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। ऐसा क्यों है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, जब हम माउंटेन की बात करेंगे तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, स्नोफॉल होता है, ठीक है, स्नो होती है। तो जहाँ पे स्नो होगी वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्या हो जाता है, कोल्डर रीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ठीक हो जाएगा, सेकंड हमारा ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, उसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हमने देख लिया, तो हमें इजीली क्लियर हो गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में होता क्या है। अब हम आते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की टाइप। तो 3 टाइप्स की होती है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम, ठीक है। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक का मतलब होता है डीएनए से रिलेटेड या क्रोमोसोम से या जीन से रिलेटेड। तो ऐसी डाइवर्सिटी जो कि एक ही स्पीसीज के अंदर बहुत सारी वेरिएशन शो करती है, ठीक है, और वो किसकी वजह से होगी, जीन की वजह से, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। मतलब जीन्स की वजह से एक सेम स्पीसीज के अंदर क्या शो हो रही है, वेरिएशन शो हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि एक स्पीसीज है, उसी के अंदर एक जो एनिमल है या इंसेक्ट है या कोई भी चीज़ है, एनिमल है मान लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका कलर वहाँ पे उस स्पीसीज का वहाँ पे कुछ कलर है, ठीक है, और दूसरी स्पीसीज का वहीं पे उसी स्पीसीज के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म का कलर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो कलर वेरिएशन आ गया, और ये किसकी वजह से आ रहा है, जेनेटिक्स की वजह से, तो वो क्या हो गया, जेनेटिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि
यहाँ पे क्या है, हम स्पीसीज की रिचनेस और अबंडेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक कम्युनिटी है उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, ठीक है। तो वो क्या होगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, यानी कि एक इकोसिस्टम है उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, तो वो किस में आ जाएगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर। हम उसमें कोई भी एक स्पीसीज ले सकते हैं, कोई वो प्लांट की स्पीसीज हो सकती है, एनिमल की स्पीसीज हो सकती है, बर्ड की हो सकती है, रेप्टाइल की हो सकती है, इंसेक्ट की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें फिजिकल चेंजेस भी हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस भी हैं, ठीक है, फूड चेन भी है, फूड वेब भी है, न्यूट्रिएंट की साइकिल भी है। तो सारा सिस्टम जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन होती है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इन्वायरमेंट के, उनके बीच में, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो किसके अंदर होगी, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके अलग अलग स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज होंगी, उनकी कम्युनिटी होगी, ठीक है। जैसे कि एक मान लो डेजर्ट है, ठीक है, वहां पे कितने नंबर ऑफ अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होती है उसके अंदर हम स्पीसीज रिचनेस और इवननेस के बारे में बात करते हैं। तो स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, उसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कितनी है, ठीक है, तो वो क्या होगी, स्पीसीज रिचनेस, यानी कि कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज है, दो है, तीन है, चार है, तो वो होगी स्पीसीज रिचनेस। और जब हम एक पर्टिकुलर सिंपली एक ही स्पीसीज की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके नंबर जब हम काउंट करेंगे तो उसके नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है एक ही स्पीसीज की, तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। जैसे कि एक कम्युनिटी ए है, एक कम्युनिटी बी है, ठीक है। ये कम्युनिटी जो पहली वाली है इसके अंदर हमने ए बी सी डी चार प्लांट लिए हैं, ए वाला ये हो गया, बी वाला ये हो गया, सी वाला ये और डी वाला ये हो गया। तो कितने हैं, अगर हम ए की बात करें यहाँ पे, तो ए कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 है, ठीक है। बी की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही सी की बात करें 1 2 3 4 एंड 5, और डी की बात करें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमारे पास सारी ही जो स्पीसीज हैं उनकी काउंटिंग कितनी आ रही है, 5 5 आ रही है, ठीक है। तो चारों की चारों स्पीसीज क्या हो जाएंगे, 25% हर स्पीसीज के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। जब हम कम्युनिटी बी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो स्पीसीज ए है हमारी, उनकी नंबरिंग क्या है, ज़्यादा है, और बाकी जो स्पीसीज हैं उनकी क्या है, कम है। तो हम क्या कहेंगे, जो कम्युनिटी 2 है उसके अंदर जो स्पीसीज ए है उसकी रिचनेस है, ठीक है, तो वो स्पीसीज वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगला हम आते हैं स्पीसीज इवननेस क्या होती है। वहाँ पे तो हमने नंबर्स की बात की थी कि एक स्पीसीज है उसके नंबर्स कितने हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, वो कितनी है, मतलब कितनी है का मतलब क्या है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। वहाँ पे हमने नंबर्स काउंट किए थे और ये देखा था कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। यहाँ पे क्या है कि एक स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या होगी, स्पीसीज इवननेस होगी। जैसे कि हम ये दो डायग्राम है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज 1 है, अगर हम इसको स्पीसीज 1 माने तो ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये सारी हमारी स्पीसीज 1 हो जाती है। बाकी एक स्पीसीज है जिसका एक ही प्लांट है, इसका भी एक ही है, और इसके क्या है, 2 प्लांट हो गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होगी, इवननेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि स्पीसीज रिचनेस, तो A1 जो स्पीसीज है हमारी उसकी रिचनेस यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके अंदर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है और इवननेस क्या है, कम है। और ये वाली जो है, ये दूसरा डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, स्पीसीज रिचनेस जो है एक स्पीसीज की डोमिनेंसी कम है, लेकिन क्या है, स्पीसीज इवननेस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया और दोनों का ही पता चल गया स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस क्या होती है। अगला हमारा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। हमने बात की थी डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, बहुत सारी, ठीक है।
तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, तो जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी उतना ही वो क्या होगा, डाइवर्स होगा। जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी में पहले पढ़ा था कि एक 3 जंगल लिए थे, उसमें थर्ड जो जंगल था हमारे उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए वो क्या हो गया, मोर डाइवर्स हो गया। ठीक है, तो वही चीज है कि नंबर ऑफ स्पीसीज एक कम्युनिटी के अंदर कितनी है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लोअर एल्टीट्यूड और हायर एल्टीट्यूड को, जो क्वेश्चन आया था हमारा पीछे, वही चीज इसके अंदर आएगी कि जब हम इक्वेटर पे होते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। इकोसिस्टम, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इकोसिस्टम का मतलब क्या बताया था, इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, सब, एक एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है और आपकी पूरी अर्थ भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो विट्जर के अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है उसको 3 में डिवाइड किया, कौन कौन से, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी किसको बोलेंगे, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, हम जब स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, स्पीसीज रिचनेस की या स्पीसीज इवननेस की बात करते हैं। तो जो स्पीसीज रिचनेस जिसके अंदर होगी, यानी कि जिसके अंदर स्पीसीज का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें तो क्या कहेंगे हम, वो अल्फा डाइवर्सिटी है। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी कि वहां पे जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसने किसी स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, या फिर अपने आप अराइज हो गई, या किस कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी प्रेजेंस में वो अराइज हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके की डाइवर्सिटी को हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। यहाँ पे हम स्पीसीज रिचनेस या इवननेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम स्पीसीज की बात करेंगे कि कितनी स्पीसीज है और वो कैसे अराइज हुई है। गामा डाइवर्सिटी जो होती है उसके अंदर हम उसका जो हैबिटेट है, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में बात करेंगे कि वो कितनी स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साइट है, साइट ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हम पहले करते हैं साइट ए के अंदर। साइट ए के अंदर अल्फा डाइवर्सिटी कितनी होगी, जैसा डेफिनेशन में बताया, स्पीसीज रिचनेस जो होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो किस में आती है, अल्फा डाइवर्सिटी में। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर दिख रहा है, एक ऑरेंज कलर दिख रहा है और एक ब्लैक कलर दिख रहा है। ठीक है, तो कहाँ कितनी होगी, ये 3 हमारी स्पीसीज हो गई। तो नंबर ऑफ स्पीसीज इस पूरे साइट के अंदर कितनी है, 3 है, तो हमारी अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बीटा की अगर, बी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वही है, ऑरेंज है, रेड है और ग्रीन कलर है। ऐसे ही अगर हम साइट सी की बात करें तो यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी ब्लू और ग्रीन है, तो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं बीटा डाइवर्सिटी की बात। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या था, एक कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज कितनी है, वो कितनी बार आ रही है, किसने को उसने रिप्लेस किया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइट है, साइट ए और साइट बी। इसके अंदर देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी कितनी है। यहाँ पे हमारी ग्रीन कलर की स्पीसीज प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी ग्रीन कलर की स्पीसीज प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑरेंज कलर थी तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक कलर की स्पीसीज है उसको रिप्लेस कर दिया किसने, इस रेड कलर वाली स्पीसीज ने। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी 3 स्पीसीज थी साइट ए की, उसमें से एक को क्या कर 2 तो प्रेजेंट है और एक क्या आ गई, नहीं आ गई। तो जब 3 हमारे पास थी ए में, 3 हमारे पास थी और 2 हमारे पास ऑलरेडी आ गई, तो हमारे पास कितनी आ गई, 1, यानी कि इसमें कितनी है, 1। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, रेड और ऑरेंज तो है लेकिन ब्लैक गायब होगी, तो उसको रेड को किसने रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पे ब्लैक ने, और यहाँ पे ब्लैक को किसने रिप्लेस कर दिया, रेड ने। तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो हमारी बीटा डाइवर्सिटी ए और बी के बीच में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों की अगर हम बात करें, बी और सी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं इसके अंदर, यानी कि ग्रीन स्पीसीज ही आई, यहाँ पे 2 को रिप्लेस किया, यहाँ पे भी कितने को रिप्लेस किया इसने, यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं तो यहाँ पे कितने को रिप्लेस किया, 1 को रिप्लेस किया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितनी आ गई बीटा डाइवर्सिटी, 3 आ गई। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आती है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी मतलब ए बी सी, ये पूरी जो कम्युनिटी है इसके अंदर कितनी स्पीसीज हैं, तो एक ब्लू कलर की है 1 हो गई, ग्रीन 2 हो गई, रेड
3 हो गई, ऑरेंज 4 हो गई, तो ग्रीन और ऑरेंज तो आ गई, एक ये ब्लैक हो गई, तो टोटल हमारी गामा डाइवर्सिटी कितनी हो गई 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी के, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होती है। पहला क्या आता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना, यानी कि जो स्पीसीज है, हैबिटेट का मतलब क्या है, वो एरिया जहाँ पे कोई भी स्पीसीज रहती है, यानी कि उसका लिविंग एरिया, उसका घर, तो उसके हैबिटेट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, या उसके हैबिटेट का लॉस हो गया, या वहाँ पे हैबिटेट उसका रिप्लेस हो गया, तो वो सब किस में आता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में आता है। दूसरा आता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, या मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से, या फिर नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गया, हैबिटेट जो है उसका ब्रेक डाउन हो गया, वो टूट गया, अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया, तो इस वजह से वहाँ की फूड चेन और फूड वेब क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन नेचुरल हजार्ड्स की वजह से भी हो सकता है और एंथ्रोपोलॉजिकल हजार्ड्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे हम फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे जितने भी प्लांट स्पीसीज थे और जितने भी एनिमल स्पीसीज थे वो सारे क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्सोटिक स्पीसीज को हम एक तरीके से एलियन स्पीसीज बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि बाहर से कोई नई स्पीसीज आके वहाँ के जो एक्चुअल स्पीसीज है उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, और वहाँ पे खुद डोमिनेंसी शो कर देती है, तो इसकी वजह से वहाँ की डाइवर्सिटी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है डिजीज की वजह से सॉरी, डिजीज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बीमारी फैल जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी वजह से डिजीज क्रिएट हो सकती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाता है। झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि एक जगह पे आपने कटिंग स्टार्ट की, कटिंग करने के बाद उस एरिया को क्लीन किया आपने, उसके बाद आपने नेक्स्ट एरिया को क्लीन किए कर दिया, और पीछे वाले पे आपकी डाइवर्सिटी आई ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से हम धीरे धीरे जो फॉरेस्ट कवर है उसको रिमूव करते चले जाते हैं, और सक्सेशन जो प्रोसेस है हमारा वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लॉस होती है। नेक्स्ट है हमारा पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पोचिंग का मतलब क्या होता है, शिकार करना। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, उनके स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ जो होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पोच करते हैं, उनका मतलब पोचिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है, लॉस्ट होता है। अब यहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, व्हाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज नेसेसरी, क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है कि लाइफ सिस्टम जो है हमारा उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो फूड चेन और फूड वेब जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी वजह से क्या है, हमारी जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो धीरे धीरे करके सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना नेसेसरी है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि हमें अपनी जो स्पीसीज है उनको क्या करना है, कंजर्व करना है, उनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, दो कंडीशंस में कर सकते हैं। एक तो होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है, नेचुरल कंडीशंस में उनको कंजर्व करना। एक्स सिटू का मतलब क्या है, मैन मेड तरीके से उसको कंजर्व करना, जैसे कि आर्टिफिशियल तरीके से। इसको बोल सकते हैं हम नेचुरल प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है एक्स सिटू, इन सिटू का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक एरिया है, हमें पता है यहाँ पे ये हमारे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डाइवर्स एरिया है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एज ए प्रोटेक्टेड एरिया बोल देते हैं। जैसे कि हम बना देते हैं वहाँ पे सेंचुरीज बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देते हैं, नेशनल पार्क्स बना देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, प्रोटेक्शन
कंजर्वेशन हो गया किसका, इन सिटू कंडीशंस में, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सिटू कंडीशंस। और एक्स सिटू का मतलब क्या है कि हमने आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली कैसे करेंगे हम, कि मैन मेड तरीके से हम उसको कंजर्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू। जैसे कि हम सीड बैंक बना देते हैं, ठीक है, और क्या कर देते हैं, जूलॉजिकल पार्क बना देते हैं, जू बना देते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, एक्स सिटू के अंदर आते हैं। तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसी के ऊपर बेस है, सी सेट 2011 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो हमने बात की थी इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है नेचुरल कंडीशंस में स्पीसीज को कंजर्व करना, ठीक है। तो हम फर्स्टली देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है नोट ए साइट फॉर इन सिटू, यानी कि हमें क्या देखना है, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहाँ, कौन किसके अंडर हो रही है, ठीक है, कि किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स सिटू कंजर्वेशन की। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन पहला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और एक इसमें होता है जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उन्हीं में हम उसको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, इन सिटू कंजर्वेशन का ऑप्शन हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा नहीं आएगा इसका ऑप्शन। सेकंड है हमारा बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, ये मैन मेड होता है, तो ये क्या होगा, ये एक्स सिटू के अंदर आएगा। ऐसे ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था वो ये पूछा था कि कौन सी साइट है जो कि इन सिटू मेथड को कंजर्व नहीं करती, तो वो कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी बॉटनिकल गार्डन। ये किस में आती है, एक्स सिटू में आती है, बाकी तीनों किस में आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं, अब इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया का टोटल एरिया है उसमें से 23.39% जो जियोग्राफिकल एरिया है उस पे फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है किस किस की है, 7th रैंक है हमारी किसमें, मैमल्स में, 9th है हमारी बर्ड में, और 5th है हमारी रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मेगा डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। और इसको हम मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहते हैं। अब मेगा डाइवर्स कंट्रीज है कौन कौन से एरिया है, तो ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे आपको पता है कि हमें ये यहाँ से क्या हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है, सॉरी, ये यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, ठीक है। अब ये इक्वेटर पास हो रही है, ये क्या हो गया, एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक रीजन है, ठीक है। तो हमारे जो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हमने बात की थी, जो हमारे इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं हमारी डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज कौन कौन सा एरिया आ गया, एक तो ये एरिया आ गया। यहाँ पे कौन कौन से रीजन है, इंडिया है, ठीक है, चाइना है, और ये इंडिया और चाइना वाला रीजन आ गया। इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये अंडमान निकोबार वाला रीजन आ गया जो कि इंडिया में इंक्लूड है। ये क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ये छोटा सा जो दिख रहा है, ये जो छोटा सा रीजन दिख रहा है, ये क्या है, मेडागास्कर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये साउथ अफ्रीका वाला रीजन हो जाता है, और यहाँ पे कोंगो हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे जो रीजन है ये क्या हो जाता है, मलेशिया, ठीक है। ये अब हम आते हैं ये किसमें, साउथ अमेरिका के अंदर, ये क्या हो गया हमारा, कोलंबिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पेरू हो गया, ठीक है। और इसके साथ में ये क्या हो गया, एक्वाडोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ऊपर आते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, मैक्सिको हो गया, यहाँ पे यूएसए हो गया, ठीक है। यूएसए के बाद में ये क्या हो गया, हमारे ये जो एरिया होता है ये किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये हमारी टोटल मेगा डाइवर्स जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो हो गई वर्ल्ड की। तो ये एरिया है जहाँ जहाँ पे हमें मेगा डाइवर्स कंट्रीज मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो स्पीसीज हैं,
ठीक है, उनके नंबर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आते हैं एंडेमिज्म क्या होता है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई स्पीसीज जब रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि एक स्पीसीज है जो उसी एरिया के अंदर मिलेगी, उसको बोलते हैं एंडेमिज्म। ठीक है, जैसे कि कुछ एम्फीबियंस है, एम्फीबियन कितने 55.8% जो एम्फीबियंस होते हैं वो हमारे कहाँ मिलते हैं, इंडिया के अंदर मिलते हैं। मैमल्स के 12% जो एलिफेंट हैं वो क्या होते हैं, इंडिया के अंदर मिलते हैं। बर्ड्स जो है 45% जो बर्ड एरिया है वो भी किसके अंदर मिलता है, इंडिया के अंदर। रेप्टाइल्स की कितनी 45.8% जो वैरायटीज हैं वो इंडिया के अंदर एंडेमिक है। प्लांट्स की 33% जो स्पीसीज हैं वो इंडिया के अंदर क्या है, एंडेमिक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। एंडेमिज्म के बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी भी स्पीसीज की रिचनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया को बोलते हैं हम हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है ये। नॉर्मन मेयर जो था उसने इस टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। किसने, नॉर्मन मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। पहले इंडिया में सिर्फ 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, बाद में 9 जो है वो और ऐड कर दिए, और अभी जो है कितने हैं, 34 के अराउंड जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं टोटल किसमें, वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। ये हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जितने 34 हमने बात की थी हॉटस्पॉट हैं, उनके नाम हैं टोटल 34 जो हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इंडिया के अंदर कौन कौन से, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न हिमालयाज हैं, ये किसके हैं, इंडिया के अंदर है। बाकी जो ये दिए हुए हैं ये सारे किसके हैं, वर्ल्ड के हैं। जैसे ट्रॉपिकल एंडीज हो गया, ये किसके अराउंड मिलेंगे, एंडीज माउंटेन के अंदर, यानी कि एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, हमारी यूएसए के अंदर है। ठीक है, जो हमारा अमेरिका वाला रीजन पड़ता है उसमें है। ठीक है, उसके बाद ये सारे अलग अलग एरिया के हमारे दिए हुए, फिलीपींस का हो गया, वलकामा का हो गया, जापान का हो गया, हॉर्न अफ्रीका का हो गया। ठीक है, ईरानो जो एंटोलियन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में। तो आप इसको पोज करके आप आराम से इसको देख सकते हो, उनके नाम हैं जो टोटल 34 हैं उनके। ठीक है, अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर कितने हैं, टोटली 4 हैं। कौन कौन से, एक तो वेस्टर्न घाट हमने बात की थी, 3 तो हमने वहां पे बात की थी, वेस्टर्न घाट है, हिमालयन रीजन है, इंडो बर्मन रीजन है, और एक है सुंदरबन एरिया। ठीक है, जो कि कहाँ, कौन कौन सी रिवर्स मिलके बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो होती है, जब वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है तब सुंदरबन का क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक आइसलैंड बनता है जिसको बोलते हैं मजूली आइसलैंड, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, मैराइन आइसलैंड है। ठीक है, और ये किस किस को, सुंदरबन के साथ किन किन को इंक्लूड किया गया है, अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे जो कि है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय का मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन हो जाता है। ठीक है, ये किसमें आता है, ईस्टर्न हिमालय के अंदर। तो इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हम सिक्किम की। ठीक है, तो जो सिक्किम है उसके एक वैली है, अलग से ही एक आइसोलेटेड सी वैली है, उसके अंदर बहुत सारी एंडेमिक फ्लोरा और फोना की स्पीसीज हैं, जो 60% जो स्पीसीज हैं वो सिक्किम के अंदर एंडेमिक है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक प्लांट का जिसका नाम है स्पायरा हिमालयन। ठीक है, ये यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज है जो कि क्या है, एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जिसका ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर सीड क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न हिमालय का क्या होता है, हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। अब वेस्टर्न घाट क्या है, ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, ये क्या है हमारे वेस्टर्न घाट, जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो वेस्टर्न घाट की स्ट्रिप है। ये कितनी लंबी है, ये 17,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इतना पूरा फॉरेस्ट कवर है किसका, वेस्टर्न घाट का, और ये 4 जो स्टेट्स हैं उनको कवर करता है। यहाँ पे क्या है, केरला है, केरला के बाद यहाँ पे क्या आता है, हमारा कर्नाटका आ जाता है। ये कौन सा रीजन है, महाराष्ट्र, और ये है जो अनाईमुड़ी वाला जो एरिया पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारा एरिया पड़ जाता है ये क्या है, तमिलनाडु। ये भी किस में आता है, किस में आता है, वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है
कि जो यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स जो हैं, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को क्या करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, वेस्टर्न घाट, जो कि हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। नेक्स्ट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। ठीक है, इंडो बर्मा का मतलब है ये इंडिया का रीजन है, और यहाँ पे ये वाला रीजन किसका हो गया, बर्मा का। ठीक है, जिसको हम म्यांमार भी बोलते हैं, ये वाला रीजन वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला जो एरिया पड़ता है, जिसमें ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वाले रीजन जो आते हैं, इनके अंदर बहुत सारी स्पीसीज जो कि क्या है, एंडेमिक स्पीसीज हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। तो ये हॉटस्पॉट किसका हो जाता है, इंडिया को हो जाता है। यहाँ पे 430 मैमल्स हैं और 1260 स्पीसीज किसकी हैं, बर्ड्स की हैं। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, इंडो बर्मा वाला रीजन है। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स कौन कौन से, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन किस किस की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो होती है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस और दूसरे क्या है, नेचुरल रीजंस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है कि मैन मेड है, ये क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहे हैं। लॉस ऑफ हैबिटेट, पोचिंग, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे मैन एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की क्या डाई हो जाते हैं। ठीक है, पोचिंग की वजह से भी होता है, और हैबिटेट लॉस भी किसकी वजह से होता है, ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ इनवेजिव एलियन स्पीसीज, यानी कि कोई एलियन स्पीसीज आ जाती है। अब वो आती कैसे है, जब हमारी शिप, मान लो यहाँ से शिप जब चलती है, तो शिप के अंदर ना उसको बैलेंस करने के लिए वाटर फिल अप किया जाता है। तो जब यहाँ से जो इंडियन ओशन है वहां से वाटर फिल अप किया, ठीक है, और वो जहाँ पे शिप जाके रुकेगा, मान लो अमेरिका में जाके वो रुका, तो वहां पे उसको क्या किया जाएगा, खाली किया जाएगा। तो यहाँ की जो स्पीसीज है वो कहाँ पहुंच जाएंगी, जो अमेरिका वाला रीजन है, जो अटलांटिक ओशियन वाला रीजन है, वहां पे पहुंच जाएंगी। अब वहां से क्या होगा, जब वापस से शिप चलेगा तो अटलांटिक ओशियंस का जो वाटर है उसको फिलअप किया जाएगा, और वापस से जब वो इंडियन ओशियन में आएंगी तो वहां पे उसको डंप कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी स्पीसीज वहां की यहाँ आ जाएंगी। तो वहां की अटलांटिक ओशियन की जब इंडियन ओशियन में आएंगी तो उसको बोलेंगे हम एलियन स्पीसीज। तो वो क्या करेंगी कि कुछ स्पीसीज ऐसे होती है जो अकॉर्डिंग टू यहाँ के इन्वायरमेंट के क्या होंगी, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगी, और जो यहाँ की स्पीसीज हैं उनको क्या करेंगी, हार्म करेंगे। और तो यहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज हैं जो यहाँ पे पर्टिकुलरली मिलती हैं इंडियन ओशन के अंदर, वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी, उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, अभी बहुत सारा जो कोरल रीफ जो हमारे डाई हो रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें क्या होता है, कोरल रीफ जो होती है व्हाइट कलर की कन्वर्ट हो जाती है, जो ग्रीन कलर है वो नहीं आता। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, एल्गी की वजह से होता है। और एल्गी जो होती है वो अटैच ही नहीं हो पाती हाई टेम्परेचर की वजह से। उन जो हमारे जो कैल्शियम के बने हुए जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर ग्रो करती है कौन, एल्गी, वो वहाँ पे कंबाइन ही नहीं कर पाती। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन उनका हो ही नहीं पाता है, वो किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेचुरल कॉजेज क्या हैं, जैसे जियोग्राफिकल नैरो एरिया है तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। पॉपुलेशन अगर कम है तो भी, ब्रीडिंग रेट अगर कम है तो भी स्पीसीज नहीं हो पाएंगी। नेचुरल डिजास्टर अगर कोई हो जाए, जैसे फॉरेस्ट फायर हो जाए, ठीक है, अर्थक्वेक से हो जाए, वोल्केनोस इरप्ट हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। को एक्सटिंक्शन का मतलब दो स्पीसीज हैं, वो दोनों एकदम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो क्या होगा, एक अगर ख़त्म हो रही है तो दूसरी भी साथ में ही ख़त्म हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं, टोटल कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, मेडागास्कर हो गया, फिलीपींस हो गया, और ये क्या है, सुंदालैंड जो कि कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में, ब्राज़ील अटलांटिक फॉरेस्ट है, और कैरेबियन है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया, केन्या। ठीक है, तो ये क्या है, 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं। अब हम बात करते हैं IUCN की जो रेड डाटा बुक होती है। अब उसमें क्या होता है, उस रेड डाटा बुक में अलग अलग जो एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाता है, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा आएगा, उस कैटेगरी के अंदर ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है लीस्ट कंसर्न। बीच में ये सारे जो करेक्टर आ जाते हैं ये आ जाते हैं थ्रेटन्ड के अंदर। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कैटेगरीज हैं। जैसे कि जो जितनी भी स्पीसीज है, ठीक है, जिनको उनमें सारी आ जाएंगी। इवेलुएट कर लिया है वो भी, नॉन इवेलुएटेड है वो भी, ठीक है। इवेलुएटेड का मतलब जो हमने कुछ बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो हम फाइंड ही नहीं कर पाए, उनको बोलते हैं नॉन इवेलुएटेड। और जिनको हम फाइंड कर चुके हैं, जिनको हम ढूंढ चुके हैं, उनको बोलते हैं इवेलुएटेड, ठीक है। तो इवेलुएटेड स्पीसीज में कुछ स्पीसीज ऐसी होगी जिनका डाटा ही हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, अच्छे से उनका डाटा प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में आ जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अभी हमें कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी वो उनकी नंबर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, वो सर्वाइव कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं लीस्ट कंसर्न, मतलब उनके लिए कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी क्या है, सर्वाइवल कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर रही हैं। उसके बाद आता है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन का मतलब क्या है कि इनको क्या है, हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, इन्हें हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो थ्रेटन यानी कि खत्म होने के तरफ जो हमारी वल्नरेबल है, यानी कि जो हमें बहुत कम मिलती हैं, उनके कैटेगरी में वो आ जाएंगे। तो उनके लिए हमें थोड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है जो थ्रेटन कैटेगरी है। थ्रेटन का मतलब क्या है, ये नियर थ्रेटन का मतलब खत्म होने की, थ्रेटन कैटेगरी है जो खत्म होने वाली है अगर उनको ध्यान से प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो इनको 3 में डिवाइड किया गया थ्रेटन कैटेगरी को। कौन कौन सी है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि हाँ, उनको अगर ध्यान दिया जाए तो उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। एंडेंजर्ड का मतलब है जो कि खतरे में है, यानी कि अगर हमने उनको नहीं देखा तो वो खत्म ही हो जाएंगी, खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी। क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि जिनकी 1 या 2 स्पीसीज ही बची हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, अगर वो भी 1-2 स्पीसीज भी खत्म हो गई तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब खत्म ही हो जाएंगी। उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब, वाइल्ड का मतलब होता है नेचुरल जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर वो क्या हो गए, खत्म हो गए, लेकिन हमने आर्टिफिशियल कंडीशंस में उनको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, बचाया हुआ है, तो वो किस कैटेगरी में आती है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी में। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, ना तो वो नेचुरली प्रेजेंट है ना वो आर्टिफिशियली प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट कंडीशन। यानी कि जब हम नॉट इवेलुएटेड से एक्सटिंक्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर जो है एक्सटिंक्शन का वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से जो IUCN की रेड डाटा बुक है उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब जब ग्रीन कलर है तो इसका ग्रीन किसका सिंबल होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो जितनी भी स्पीसीज हैं वो मान हमारी है 82,065, ठीक है, इतनी स्पीसीज हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लीस्ट कंसर्न में आती हैं वो है, उसके बाद हमारी नियर थ्रेटन है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वो कितनी है, 78 ही है, और एक्सटिंक्ट जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 868 जो हमारी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब वो अर्थ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी बात कर रहे थे हम, IUCN की रेड डाटा बुक की। अब बात करते हैं हम अलग अलग इनकी डेफिनेशन की। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि वो अब रिकॉर्ड में लास्ट 50 ईयर से मिल ही नहीं रही है, यानी कि उसका जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी क्या हो चुका है, मर चुका है, ठीक है, लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। इसका एग्जांपल क्या है, इंडियन चीता। इंडियन चीता जो है उसको लास्ट 50 ईयर से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, उसका एक भी स्पीसीज लास्ट 50 ईयर से देखने को नहीं मिली है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है कि वो सिर्फ क्या है, जो नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वाइल्ड के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, वाइल्ड के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर हमने उनको सर्वाइव कंडीशन में रखा हुआ है। इसका एग्जांपल क्या आता है, मलबरी सिल्क मोथ, ये किसका एग्जांपल आ जाता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो स्पीसीज है वो हाई रिस्क है उनको किसका खत्म होने का, उसका जो एक्सटिंक्शन का है वो वाइल्ड में से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसका रिस्क क्या हो गया, हाई हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, एशियाटिक लोइन।
उसके बाद आता है हमारा एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन उनको खतरा है, डेंजर है किसका, एक्सटिंक्ट होने का, यानी कि मर जाने का। जैसे कि जो है हमारा एग्जाम्पल है इसमें टाइगर, इसीलिए हमने बहुत सारे टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे क्या है प्रोग्राम चलाए, उसमें एक फेमस था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अगला आता है हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि ये एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन अगर हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये क्या हो जाएंगे, एंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, गेन काल्म। ठीक है, उसके बाद आता है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन का मतलब क्या है कि ये क्वालिफाई तो नहीं कर रही है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के कैटेगरी में, लेकिन अगर हमने इनको क्या नहीं किया, इनको ढंग से प्रिजर्व नहीं किया, ढंग से इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये किस में चली जाएंगी, वल्नरेबल कैटेगरीज में चली जाएंगी। ये थ्रेटन्ड है, यानी कि इनको भी खतरा है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा, निकोबार पिजन का एग्जाम्पल आ जाएगा। उसके बाद आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि ये किसी भी क्राइटेरिया को इंक्लूड नहीं करती है, ये अच्छे से स्प्रेड है, पूरे एरिया में अच्छे से स्प्रेड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंसर्न करने की ज़रूरत इतनी नहीं है। उसके बाद आता है डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट का मतलब है हमारे पास वो स्पीसीज के बारे में हमें पता तो है, लेकिन उनका सफिशिएंट डाटा हमारे पास है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, ना तो डायरेक्ट है ना इनडायरेक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास कम है, उसको क्या बोलेंगे, डाटा डेफिशिएंट। उसके बाद आता है नॉट इवेलुएटेड। नॉट इवेलुएटेड का मतलब क्या है कि वो अभी भी हमें पता ही नहीं है कि वो प्रेजेंट है ये स्पीसीज या नहीं है, या हमने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, वो किस में आ जाएगी, नॉट इवेलुएटेड के अंदर आ जाती हैं। हमारा आगे हम ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको हम करेंगे। यहाँ तक हम अपना अच्छे से बायोडाइवर्सिटी का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आते हैं स्केयर्ड ग्रुप्स। स्केयर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि एक लोकल एरिया के अंदर कोई प्लांट स्पीसीज होती है या कोई एनिमल स्पीसीज है, वो एक लोकल एरिया के अंदर क्या है, पैचेस में प्रेजेंट है। ठीक है, एक लोकल एरिया के अंदर ही वो प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से क्या होते हैं, इनको जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और प्रोटेक्ट किस तरीके से करते हैं, वो अपने कुछ उनके रिलीजियस बिलीफ होते हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, इन जो स्पीसीज हैं उनको क्या करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट काम करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, स्केयर्ड ग्रुप स्पीसीज बोलते हैं। और ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में है। जैसे इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है राजस्थान का, जो कि किसका है, खेजड़ी प्लांट। खेजड़ी प्लांट जो होता है उसके जो सबसे पहले अमृता देवी के अंडर में चिपको मूवमेंट चला था। ठीक है, चिपको मूवमेंट चला था, उसी के बेसिस पे अमृता देवी अवार्ड भी दिया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इसमें हमारे इंडिया में बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि खासी गारो खासी जयंती वाला रीजन है, कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमने राजस्थान की बात की, वहाँ पे है जो हमारा अरावली हिल्स है, उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पे। वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया पूरा। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो स्केयर्ड ग्रुप स्पीसीज हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और जो लोकल लोग हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर ही मिलती है, यानी कि उसके अलावा वो पूरे अर्थ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं पे वो स्पीसीज मिलती हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, एक जियोग्राफिकल एरिया में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन जियोग्राफिकल रीजन के अंदर वो स्पीसीज प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो। ये जो डायग्राम है ये किसका है, संघाई डियर का, जिसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है, कैमलान जो नेशनल पार्क जो है, कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये मिलता है, और ये है वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, और ये किस में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं एंडेमिक स्पीसीज के आगे हम चलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। एक्सोटिक का मतलब एलियन स्पीसीज, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो गई है, ट्रांसफर होके आ गई है। ठीक है, यानी कि उसका बेसिक हैबिटेट वहां पे नहीं है, लेकिन वो कहीं दूसरे एरिया से वहां आ गई है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज, यानी कि एलियन स्पीसीज बोलते हैं उनको।
जो एक्सोटिक स्पीसीज होती है उनको एलियन स्पीसीज बोलते हैं, यानी कि वो ह्यूमन की वजह से, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से वो एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं हम एक्सोटिक स्पीसीज। ये क्या करती है, वहाँ की जो बेसिक जो स्पीसीज होती है उनको क्या कर देती है, उनकी जो साइकिल होती है, उनकी जो फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, और जो इंडिजिनस स्पीसीज होती है उनको क्या कर देती है, कम कर देती है, उनकी जो पॉपुलेशन होती है उसको कम कर देती हैं। तो ये कुछ एक्वेटिक इंडियन एक्वाकल्चर के अंदर कुछ एक्सोटिक स्पीसीज के एग्जांपल हैं, जैसे कि क्या है, व्हाइट के शिप्रा, जो कहाँ से आई है, यूएसए के से आई है, कब आई, 2010 के अंदर। ऐसे ही जो हमारी है पेंगुइस सूची, ये कहाँ से आई, वियतनाम से 1997 के अंदर। तो ये हमारी टोटल यहाँ पे आप देख लेना, चेक कर लेना, 10 जो हमारी क्या है, एक्सोटिक स्पीसीज हैं जो कि इंडियन एक्वाकल्चर के अंदर ऐड हुई, और कब कब ऐड हुई और कहाँ कहाँ से ऐड हुई, वो सोर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और उनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको यहाँ पे इस स्पीसीज का मिल जाएगा, जो कि क्या है, नॉन इंडिजिनस है फॉर द इंडियन एक्वाकल्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सोटिक स्पीसीज खत्म होती है। आगे हम चलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज के अंदर। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, कि तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे वो क्या करती है, कुछ बिहेवियर शो करती हैं, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज। यानी कि वो बता देंगी आपको कि यहाँ पे पॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे कि हम जब वाटर सैंपल जो होता है हमारा, उसको जब हम चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, इकोलाई की कंडीशन देखते हैं। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि असर्चिया कोलाई बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इकोलाई बैक्टीरिया वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इकोलाई कंसेंट्रेशन की वजह से वाटर पॉल्यूटेड है, क्योंकि जो ह्यूमन फेसेस जो होता है, जो फिकल मैटर होता है ह्यूमन का, उसके अंदर इकोलाई प्रेजेंट होता है, क्योंकि इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब फिकल मैटर आके वाटर के अंदर ऐड होता है तो वहां पे इकोलाई की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है फॉर द पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, जो बायोलॉजिकल सीरीज होती है उसमें के इन्वायरमेंट के किसी भी ट्रेड को या किसी भी करेक्टर को क्या करती है, शो करती है, उसके लिए ये एक बिहेवियर शो करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने टर्टल का एग्जांपल लिया है, ये क्या है, रेनबो ट्रोट होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ठीक है, उसका वार्निंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक एम्फीबियन है जो कि वार्निंग सिस्टम शो करता है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये बहुत बार ये मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्प करती है इंडिकेटर स्पीसीज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए इंडिकेटर स्पीसीज के। फर्स्ट क्या है, लाइकन्स। लाइकन्स जैसे ये एग्जांपल में यहाँ पे पिक्चर में दिखाए हुए ये क्या है, लाइकन्स, जो कि लाइकन्स एक्चुअल में होते क्या है, एल्गी और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम लाइकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी होती है वो फूड प्रोवाइड करती है किसको, फंगस को, और फंगस एल्गी को क्या करती है, हैबिटेट प्रोवाइड करती है। तो ये जब जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे जो आपके लाइकन्स है वो ग्रो नहीं होते हैं, तो ये एक तरीके का इंडिकेटर हो गया फॉर द पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोन फ्लाइज। ये जो हमें पत्ते पे छोटा सा दिख रहा है ना, ये कीड़े जैसा, ये क्या होती है, स्टोन फ्लाइज होती हैं। ये हमें बताती है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमें किससे पता चलता है, स्टोन फ्लाइज से पता चलता है। अगर स्टोन फ्लाइज की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल क्या है, हाई है, अगर नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल क्या है, कम है। नेक्स्ट आप आता है हमारा कैनरी। कैनरी ये एक छोटी सी चिड़िया होती है, ये जो है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक बर्ड होती है, ये बताती है एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए हजार्डस होता है, तो ये जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे कैनरीज आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है मोसेसिस। मोसेसिस ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये एक स्पीसीज होती है जो कि सोयल की क्वालिटी को डिफाइन करती है कि सोयल एसिडिक है या फिर नॉर्मल कंडीशन में। तो एसिडिक सोयल के अंदर क्या ये मोसेसिस ग्रो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबिफेक्स फॉर्म। ये एक वोम होता है, ठीक है,
ये किसको इंडिकेट करता है? जो ऑक्सीजन पुअर वाटर है उसको ये इंडिकेट करता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए इंडिकेटर स्पीसीज के। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है कीटोन स्पीसीज। कीटोन स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर कोई स्पीसीज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। यानी कि वो यूनिक होती है, उनका एक जो रोल होता है वो यूनिक होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, उनको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। उन स्पीसीज के बिहाफ पे जो बहुत सारे, अगर एक कीस्टोन स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हमारी पूरी जो फूड चेन होती है या फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उस एक स्पीसीज के अंदर के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो उस एक स्पीसीज की डिपेंडेंसी की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ये कीस्टोन स्पीसीज है जो कि फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे उनके डायग्राम दिए हुए हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज आपको समझ आ गया, वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आती है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अम्ब्रेला होता है ना छाता, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, ताड़ियाँ होती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अम्ब्रेला स्पीसीज जो होती हैं वो एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर उसके ऊपर बहुत सारी और स्पीसीज वो हैं डिपेंड करती हैं। ठीक है, और उसको क्या करना होता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, एक स्पीसीज है उसके ऊपर दूसरी स्पीसीज वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। ठीक है, ये कंजर्वेशन रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनमें हेल्प करती है। इनके जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है उनको मेकअप करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया है, ये लॉइन का दिया है। ठीक है, ये एक क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारी जो एनिमल्स की स्पीसीज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये एक मान लो किसी पॉपुलेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होती है इनकी वजह से, तो वो बोलते हैं उनको अम्ब्रेला स्पीसीज। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये, यहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी पूरी खत्म हो जाती है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा हमें थ्रेट्स क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, रेड डाटा लिस्ट क्या होती है, कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, उनमें कौन कौन से स्पीसीज उनके एग्जाम्पल हैं, हमारे अलग अलग जो स्पीसीज की डेफिनेशंस थी वो हम कर चुके हैं। ठीक है, और जो हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं, इंडिया के अंदर कौन कौन से हॉटस्पॉट मिलते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी है, ये सारी हम कर चुके हैं। अब लास्ट आते हैं हम फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप जैसे नाम से पता चलता है, फ्लैग का मतलब क्या होता है, झंडा। झंडे पे अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, एक सिंबल होता है। ठीक है, तो जो ये फ्लैगशिप स्पीसीज होती हैं इनको हम एज ए सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एशियन गेम्स के अंदर कुछ सिंबल्स लिए जाते हैं, आइकॉन्स लिए जाते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं एशियन गेम्स हो गया, कोई भी गेम्स हो गया, जहाँ पे जो भी गेम्स होते हैं वहाँ पे कुछ सिंबल्स लिए जाते हैं। वो प्लांट स्पीसीज के हो सकते हैं, एनिमल स्पीसीज के हो सकते हैं। तो वो क्यों लिए जाते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनके हम सिंबल्स या फिर आइकन्स या उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के उनके सिंबल्स को यूज करते हैं, तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। तो ये किस लिए किए जाते हैं, क्योंकि हम उस स्पीसीज को कंजर्व कर सकें। ठीक है, ये कैंपेन होता है जिसके अंदर हम उस स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और हम पब्लिक को बताते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, सिंपैथी क्रिएट करते हैं फॉर दीज एनिमल्स। ठीक है, ताकि उनको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सकते हैं। ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कर लेंगे, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप वो भी जाके दे सकते हो। जो करंट में जो न्यूज़ चल रही है, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो कि जैसे संघाई डियर की हमने बात की थी, या फिर हम ग्रैफी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया की अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनको, जैसे शाहतूत स्पीसीज है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है। तो आप उन सारी स्पीसीज के आप डिटेल बना सकते हो, आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही, और
थैंक यू सो मच।